Hello friends, my name is Shreya. Welcome back to my channel. Today I'm going to teach you the adjustment जो हम फाइनल अकाउंट में करते हैं. एटलीस्ट मैं उनके बारे में आज आपको इतना तो बता दूंगी कि वो होते क्या हैं, जो भी एडजस्टमेंट है वो होते क्या हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको उसके प्रैक्टिकल वो बताऊंगी एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं. बट इस क्लास में आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द सम ऑफ द एडजस्टमेंट, what is its मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस. सो सबसे पहले हम देखेंगे द आइटम विच यूजुअली नीड एडजस्टमेंट आर इन फाइनल अकाउंट. जो हम लोग 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है. वही एडजस्टमेंट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो बिज़नेस के एंड में जो बच जाता है, जो साल के एंड में बच जाता है. एक अकाउंटिंग ईयर, हर बिज़नेस का एक अकाउंटिंग ईयर होता है. जैसे कि जो नॉर्मली होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है हर दूसरे साल. तो जो दूसरे साल एंड होता है जिस टाइम, तो जो भी स्टॉक बचता है जो उस साल आपने ख़रीदा है और वो आपका सेल नहीं हुआ है, सेल आउट, तो वो जो स्टॉक रहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज़ नोन एज क्लोजिंग स्टॉक. इसको हम लोग फाइनल अकाउंट में दो जगह एडजस्ट करते हैं. एक तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, और दूसरा हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं. दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस से तो आपको समझ में आएगा ऐसी चीज़ें जो हमको पे करनी है. ठीक है, ऐसा जो हमको पे करना है, एक्सपेंसेस हैं ये एक तरीके के. आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है? आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी भी आपको पे करना है. आउटस्टैंडिंग मतलब जो आपने अभी तक पे नहीं किया है. तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग तब होते हैं जब आप उनकी सर्विसेज तो ले लेते हो बट एक्चुअली में आप उनको पे नहीं करते हो. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अपनी बिज़नेस में उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हम उसकी सर्विस तो ले लेते हैं बट हम उसका जो एक्सपेंसेस रहता है वो पे नहीं करते हैं. जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस. जैसे कि कोई एम्प्लॉय है जिसका 3 महीने उसने काम कर दिया है बट अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो हो गया आउटस्टैंड. उसने सर्विस दे दिया है बट हमने उसका एक्सपेंस जो भी सैलरी एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पे करना पड़ता है बिज़नेस को, तो वो हमने पे नहीं किया है. तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल हो गया. सैलरी हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया. समझ लो आपको कोई ऑफिस है, आप अपने लैंडलॉर्ड को पैसे नहीं दिए हो 6 महीने से उस साल के बिज़नेस का जो भी रेंट आता है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं क्योंकि चूँकि वो इस साल से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में शो करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को. और वो हमने अभी तक पे नहीं किया है तो दूसरी जगह हम उसको एज अ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के साइड शो करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को. नाउ प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो जस्ट अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो जिसका हम सर्विस ले चुके हैं बट हमने अभी तक उसका पेमेंट किया नहीं है. और ये जस्ट अपोजिट होता है कि जिसकी सर्विस अभी हमको नहीं मिली है और हमने उसका एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया है उस एक्सपेंसेस को. जैसे कि समझ लो आपने रेंट को प्रीपेड कर दिया है. आपको एक तरीके से 31 मार्च तक का ही रेंट देना था, नवंबर 6 महीने का आपको रेंट देना था या 12 महीने का आपको रेंट देना था, आपने 14 मंथ्स का रेंट दे दिया है. जैसे आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बिज़नेस अकाउंटिंग ईयर और आपने 31 मार्च तक आपने देना है. ठीक है, बट आपने अप्रैल का भी दे दिया, मई का भी दे दिया अगले साल के, तो आपने 14 महीने का दे दिया. तो वो जो 2 महीने का है रेंट आपने दिया ना, वो आपका हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो कभी भी आप अगर रनिंग ईयर में प्रीपेड एक्सपेंस कर देते हो, मतलब दूसरे अकाउंटिंग ईयर का अगर आप कोई एक्सपेंस कर देते हो, क्या बोलते हैं, पे कर देते हो, तो वो आपका एडवांस हो जाता है कि आगे वाले को आपने एडवांस दे दिया है. तो कभी भी ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हम जिस भी रिलेटेड आइटम के एक्सपेंस को एडवांस, जैसे समझ लो आप रेंट को पे कर दिए हो ज़्यादा, तो आप इस बार समझ लो 12 महीने का जो रेंट होना चाहिए वो 12,000 होना चाहिए, पर आपने 14,000 इस साल पे कर दिया है. तो जो भी रेंट में 14,000 रुपये पेड दिख रहा होगा उसमें से आपको 2,000 माइनस करना है क्योंकि आपने 2,000 एडवांस पे कर दिया है.
तो आप हमेशा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से उसी साल का एक्सपेंस शो करोगे जो इस साल से रिलेटेड होगा, जो रनिंग साल होगा उसी का आप शो करोगे, और जो आखिरी के 2 महीने का है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उसको आप माइनस कर दोगे 2000 को। तो आप 14,000 में से 2000 माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में से अपना दिखाओगे 12,000 रुपये। और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आप इसको एसेट साइड लिखोगे, क्योंकि एसेट हम जानते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी सर्विसेज, वो सारी पैसे, बेनिफिट जो हमको फ्यूचर में मिलने वाली हैं जिसकी वजह से, जिस आइटम की वजह से, उसको हम एसेट साइड लिखते हैं। या वेदर इट इज़ कैश, बैंक, बिल्डिंग, गुडविल, आपका डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, ये सबसे हमको बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट इन एसेट साइड। इसी तरीके से हम लोग जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम पे कर दिए हैं उसका जो बेनिफिट है वो हमको इस साल नहीं मिलेगा, पर आगे चलकर कभी तो मिलेगा ना, इसलिए हम उसको एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, एडवांस आपने कहीं पर एक्सपेंस पे कर दिया है, उसको आप एसेट साइड लिखोगे, क्योंकि उसका जो अभी बेनिफिट और सर्विस आना है वो बाकी है। नाउ अक्रूड इनकम क्या होता है? तो ये इनकम है एक तरीके का। इनकम मतलब आपका ऐसा इनकम जो अक्रूड मतलब ऐसा इनकम जो कमा लिया गया है, आपने सर्विस अपनी प्रोवाइड कर दी आपके बिजनेस ने, पर अभी तक वो इनकम आपको कैश में नहीं मिली है। आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है बट अभी तक वो आपको कैश में कन्वर्ट या बैंक चेक में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो उसको कहते हैं हम अक्रूड इनकम। तो हम बेसिकली अक्रूड इनकम को क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते हैं। क्योंकि देखो, अगर वो इनकम हमको आई नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे कि इस साल का हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से वो इनकम ही नहीं आया है, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है, हमने सर्विस इस साल दी है, इसलिए हम उसको इंक्लूड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, भले वो पैसा अभी वो दिया या ना दिया, वरना 1 महीने बाद दे। पर अगर वो इनकम इस साल से रिलेटेड है तो उस अक्रूड इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते हैं। और बैलेंस शीट में हम अक्रूड इनकम को एसेट साइड दिखाते हैं, क्योंकि भले हमने अभी सर्विस उसको दे दी है, हाँ, इसका मतलब ये है कि भले हमने अर्न कर लिया है, पर आगे चलकर वो फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाला है ना, मतलब भले अभी तक उसका पैसा आया नहीं है बट आगे चल के आने वाला है ना, तो हमारे पास ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि हम निश्चिंत होकर अब बैठ सकते हैं कि कभी भी वो पैसा आ सकता है, हमको फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता है। इसलिए अक्रूड इनकम भी जो है वो एसेट साइड शो होता है, क्योंकि एक तरीके का हमको फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। और अक्रूड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए ऐड होता है क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड सर्विस है, भले उसका पैसा नहीं आया है, दैट्स डिफरेंट थिंग। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा इनकम जो आपको एडवांस में मिल जाए, ऐसा इनकम जो आपको मिलना था, एक टाइम पे मिलना था, सर्विस देने के बाद मिलना था, बट वो आपको पहले मिल गया है। इसका मतलब होता है कि आपको सर्विस देने के बाद पहले मिल गया है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि इस साल आपको अगले साल का इनकम मिल गया है। मतलब आप आगे चलकर आगे वाले साल में, अकाउंटिंग ईयर में आप कोई सर्विस देना चाहते थे, मतलब कि दोगे अपने बिजनेस की तरफ से, बट उसका जो पैसा है वो आपको इसी साल मिल गया है। तो ऑब्वियसली आप इस साल से रिलेटेड तो वो आपका सर्विस नहीं है, वो अगले साल से रिलेटेड आप उसको सर्विस दोगे, वो उसका पैसा दिया है, तो आप अगले साल की अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट में उसको ऐड करोगे, ना कि इस साल के। तो आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको माइनस करोगे जो भी आपका एडवांस में आपको मिल गया है, क्योंकि वो एडवांस जो मिला है वो उस आगे वाले साल से रिलेटेड है, इस साल से नहीं, इसलिए आप उसको माइनस करोगे इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी इस साल से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम रहता है, भले वो आए या ना आए, भले वो आपको मिले या ना मिले, आपको उसको लिखना है। उसी तरीके से इस साल से अगले साल से रिलेटेड अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गया है इस साल, तो आप उसको माइनस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस से, और उसको भी लाइबिलिटी साइड लिखोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका फ़र्ज़ है कि आपके पास इनकम तो आ गई है, बट एक डर तो बना हुआ है ना कि हाँ भाई, मुझे ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि फिर हो सकता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँ तो ये एडवांस जो इनकम मैं रखा हुआ हूँ वो उसको वापस करना पड़े। तो ये आप लाइबिलिटी साइड रखते हो एज ए लाइबिलिटी। जब तक आप उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर दोगे तब तक आप उसको एज ए लाइबिलिटी समझोगे, उसके दिए हुए पैसे को, उसको। तो इसीलिए हम लोग जो एडवांस में इनकम मिल जाता है उसको लाइबिलिटी साइड रखते हैं। डेप्रिसिएशन भी हमको एडजस्ट करना होता है। तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन इस साल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर जैसे हो गया 5% डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर और बिल्डिंग में इस साल से, तो आप 12 महीने का पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे,
और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आप डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करोगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड ऐड करोगे और एसेट साइड में आप जो भी पर्टिकुलर फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी फिक्स एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको रिड्यूस करोगे वहाँ से, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारी एसेट की वैल्यू को डाउन करता है। इसलिए आप दूसरे तरफ एडजस्टमेंट करोगे, उस पर्टिकुलर जो भी एसेट है उसको रिड्यूस करोगे। नाउ डेप्रिसिएशन का एक चीज़ और है कि अगर आप डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है कि हमेशा 12 महीने का ही लगाना है। कभी समझ लो साल के बीच में आपने किसी चीज़, सामान को, एसेट को ख़रीद लिया और आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। समझ लो साल के बीच में इन द सेंस एकदम 6 महीने बस ख़त्म होने को थे आपके बिज़नेस के अकाउंटिंग पीरियड, आप उसी टाइम ख़रीद लिए, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगेगा। समझ लीजिए आप 3 महीने पहले ख़रीद लिए, जैसे आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने वाला था उस बिज़नेस का, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा उस एसेट पे वो 3 महीने का ही लगेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान देंगे अकाउंटिंग करते वक्त। नाउ बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? एक्चुअली बैड डेब्ट्स वो होता है जो हमारा पैसा डूब जाता है। जैसे कि समझ लो बहुत लोग हमारे बिज़नेस से हम उनको ऐसा क्रेडिट पे सेल करते हैं, और जैसे कि उनसे पैसे नहीं लेते हैं और 3 महीने बाद या 2 महीने बाद कुछ रहता है कि आप पे कर देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज करवा के, या तो आप ऐसे ही अपने प्रॉमिस के बेसिस पे। तो इन केस जब उन लोग वापस नहीं करते हैं सही टाइम पे उस अकाउंटिंग ईयर के अंडर में, तो हम उसको एज अ बैड डेट कंसिडर्ड करते हैं। तो बैड डेट क्या होता है? जब आपको बिल्कुल भी मतलब कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आगे वाला अब आपको पैसा देगा, वो एकदम गायब हो चुका है, तब आप उसको, उस अमाउंट को, जो अमाउंट आपका डूब गया है, उसको आप एज ए बैड डेट कंसिडर करते हो। तो बैड डेट एक बिज़नेस के लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं, और उसके बाद जो दूसरी एडजस्टमेंट करते हैं वो हम बैलेंस शीट में करते हैं डेटर्स के नीचे, क्योंकि डेटर्स वही होते हैं जो हमको पैसा देने वाले थे, उनमें से अगर कुछ नहीं देंगे, अब देंगे ही नहीं, तो मतलब वो पैसा डूब गया, तो हम वही जो डेटर है उसमें से वो जो बैड डेप्ट का अमाउंट है उसको माइनस करते हैं कि इतने पैसे अब आप भूल जाओ, आपको नहीं मिलने वाला, तो अपने डेटर जो हैं वो इनको माइनस करके ही बचे हैं और बाकी तो डूब गए पैसे। सो इसकी 2 ही एंट्री होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट की एंट्री, और दूसरी एंट्री डेटर में आप उसको रिड्यूस करके शो करो, बैड डेट को, डेटर को आप डेटर को रिड्यूस करके शो करो बैड डेट से। ये ओके। सो नेक्स्ट जो था दैट इज़, अगर आप 8th नंबर पे देखोगे तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। हमको पता है हर बिज़नेस में आप बहुत क्रेडिट पे सेल करते हो, बहुत सारी ऐसे सेल्स होते हैं जो क्रेडिट पे होते हैं, तो हर बिज़नेस में चांसेस भी बहुत हाई होते हैं कि हर साल बहुत सारे बैड डेट हो जाते हैं, जिसमें से लोग पैसे टाइम पे नहीं लौटाते हैं या तो नहीं लौटाते हैं हमेशा के लिए। सो ऐसे केस में आप बिज़नेस क्या करता है, प्रोविज़न बनाता है। जैसे बिज़नेस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में हम लोग पढ़े थे कि भले इनकम्स, आने वाले इनकम के लिए, जो फ्यूचर आपके प्रॉफिट है उनके लिए भले आप रिज़र्व वगैरह वो मत बनाओ प्रोविज़न्स, बट आप जो लॉसेस हैं, जो फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं, उनके लिए आप अवश्य मतलब कि प्रोविज़न बनाना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ बैड डेट तो होंगी ही, इसलिए हम उनके लिए प्रोविज़न भी बनाते हैं। कुछ बिज़नेस में 5% रहता है, कुछ में 8, कुछ में 10, तो उसी तरीके से रहता है। तो हम लोग बेसिकली 1 मिनट,